हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जून 2010 पेपर 1। तो चलिए आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पेपर शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में सबसे अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो इन सब ऑप्शन में से तो हमें ऑप्शन सी ज़्यादा सही लग रहा है कि विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील ये टीचर होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? तो जो अध्यापक का समन्वय इसमें प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रिंसिपल का होता है। तो आंसर बी, प्रिंसिपल का। आगे देखते हैं। एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हो वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू एनसीटीई बीएड के लेवल पे 100 विद्यार्थियों में स्टाफ की संख्या होनी चाहिए 1+10। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अन्वेषणों में यह दर्शाता है कि अध्यापकों के न्यूनतर में अस्थिरता के प्राय लक्षण हैं। तो जो लक्षण हैं ये हमारे हैं विस्फोटक व्यवहार। तो आंसर बी हो जाएगा इसमें हमारा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन सब में से जो सी ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है कि पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों प्रकार की शिक्षा पाठ्यचर्या में जो हमारा कैरिकुलम होता है उसमें शामिल होती है। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक सफल अध्यापक वह है। तो एक सफल अध्यापक वही है जो एक संवेदनशील भी हो और अनुशासन प्रिय भी हो। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न 7 से 12 तक के उत्तर दीजिए। तो ये तो गद्यांश दिया हुआ है हमें, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रही हूँ। बाकी आप भी एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो अकॉर्डिंग टू गद्यांश, तो इसमें 7 में गद्यांश में बनी समस्या में किसकी झलक है? तो इसमें विचार प्रक्रिया की झलक है। तो ए आंसर। गद्यांश के अनुसार ज़्यादातर मानव मन में यह होता है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग ज़्यादा मानव मन में मानसिक बिंबों को बनाना। आंसर बी। 9वां क्वेश्चन, अवधारणा से भाव है। अवधारणा से भाव है भाषा के रूप में अभिव्यक्त विचार। आंसर सी। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है। तो इसका हो जाएगा प्रतिबिंबित। आंसर सी। 11, इस गद्यांश में धरती को माना गया है। तो इस गद्यांश में धरती को आकाशीय पिंड माना गया है। आंसर सी। प्रत्यक्ष ज्ञान से भाव है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है उससे भाव होता है हमारा एक कल्पित विचार। तो 12 का आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। क्रियानिष्ठ मतलब एक्शन रिसर्च जो हम करते हैं बच्चों की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। तो आंसर सी हमारा इसमें हो जाएगा। शोध रिसर्च क्या है? रिसर्च तो रिसर्च है कि किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, ये हमारा रिसर्च होता है। तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें विश्वसनीयता को भी दी जाती है, प्रयोग को भी दी जाती है, वस्तुनिष्ठता को भी दी जाती है, तो उपयोग सभी उसमें हो जाएगा। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसमें प्रथम चरण है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो यह हमारा व्यवहारिक शोध का उदाहरण होगा। आंसर सी में हो जाएगा हमारा। 18 क्वेश्चन। सामान्य मतलब नॉर्मल प्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए, इसको होना चाहिए शून्य विषम। आंसर डी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने से प्रमुख अवरोधक है? तो इसमें से है हमारा श्रोताओं का दृष्टिकोण। आंसर ए। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है, तो ये संबंधित है टेलीविज़न से, तो आंसर डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। उपदेशात्मक संचार है, तो उपदेशात्मक संचार है अंतर वैयक्तिक, तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा आंसर बी। प्रश्न नंबर 12। संचार में मतलब कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, इसमें भाषा है, तो इसमें भाषा एक मौखिक कूट होती है, मतलब द वर्बल कोड, तो आंसर बी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें से सही क्रम जो हमारे पास है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा स्रोत मतलब कोई सोर्स होता है, उसके बाद हमारे पास कुछ मैसेज आएगा, उसके बाद मैसेज से चैनल और चैनल से रिसीवर, तो इसमें आप लोग आंसर हमारा हो जाएगा डी। सबसे पहले स्रोत होगा, संदेश, फिर माध्यम होगा कोई, फिर वो संदेश ग्राही होगा, तो इसमें सही क्रम जो है हमारा डी है। आगे देखते हैं। ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। इसका तर्क, क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं, तो इसका जो आंसर है ये हमारा होगा आंसर सी। क्यों होगा? क्योंकि ये तो सही है कि संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन लोग स्वयं हिंसावृत्ति है या फिर क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की कितनी प्रतिशतता क्या होगी? तो इसमें गलती की परसेंटेज भी 1% ही होगी, तो आंसर सी 1। 26 देखते हैं। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था? तो इससे एक दिन पहले ही था उस दिन, तो शुक्रवार था उस दिन। आगे देखते हैं।
यदि जल खाद्यान्न है, खाद्यान्न वृक्ष है, वृक्ष को यदि धरती, धरती को संसार, तो फल इनमें से किस में लगेंगे? तो फल इसमें लगेंगे संसार को। आंसर सी। ई पुत्र है ए का, डी पुत्र है बी का, ई विवाहित है सी से और सी पुत्री है बी की। तो डी तथा ई से क्या रिश्ता है? तो डी और ई का रिश्ता इसमें होगा साला का, साले का। आंसर डी, साला। यदि इंश्योरेंस का कूट एक ना रोशनी है तो हिंड्रेंस का कूट क्या होगा? देखिए ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, जैसे पहले में ऐसे सीधा है तो ये ऐसे लिखा हुआ है उल्टा। पहले ई लिखा है, फिर सी, फिर एन, ए, इसी का उल्टा ये लिखा हुआ है, तो हमें इसका उल्टा ही लिखना है। तो इसका उल्टा है हमारे पास ये, आंसर डी। देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 30। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 की श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें हमारी अगली संख्या होगी 65, 65। आंसर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चक्रिक युक्ति का उदाहरण कौन सा है? मतलब जो सर्कुलर एग्रीमेंट होता है उसका उदाहरण कौन सा है? तो उसमें इनमें से जो इसका उदाहरण है ये आंसर बी है। परमात्मा धार्मिक ग्रंथ का सूत्र है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधी हमारे ज्ञान क्या सूत्र है? तो चलिए 32 देखते हैं। लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि, क्यों है? क्योंकि वह विवेकी है। आंसर डी। 33 देखते हैं। नीचे दो कथन 1 और 2 दिए जा रहे हैं और उसके पश्चात दो निष्कर्ष ए और बी दिए जा रहे हैं। इन कथनों को सत्य मानते हुए निम्नलिखित में से तर्क की दृष्टि से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? तो पढ़ते हैं। पहला, कुछ धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से समान्य अच्छे हैं। सेकंड, कुछ धार्मिक व्यक्ति विवेकी होते हैं। इसका निष्कर्ष है ए, विवेक की दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। बी, गैर विवेकी धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते। तो देखिए दोनों ही सही है, इसमें दोनों निष्कर्ष हमारे ठीक है। तो ए और बी दोनों निष्कर्ष है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 34। निश्चितता है, जो हमारे निश्चितता है वो है भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक, तो हमारा आंसर बी। आगे चलते हैं 36। नीचे दिए हुए रेखांकन डायग्राम पर आधारित है जिसमें आई, एस और पी 3 चक्र है, जिसमें से चक्र आई भारतीयों के लिए है, चक्र एस वैज्ञानिकों के लिए और चक्र पी राजनीतिज्ञों के लिए रखा गया है। इस चित्र में विभिन्न क्षेत्रों को ए से जी तक दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। वह क्षेत्र जो ऐसे गैर भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजनीतिक है, वो है कौन सा है? वो हमारा हो जाएगा राजनीतिक भी है और गैर भारतीय भी है, वैज्ञानिक है, तो जो मतलब भारतीय नहीं है, तो ये हमारा है जो दोनों है एफ, ये हमारा एफ हो जाएगा, तो हमारा आंसर ए एफ। वह क्षेत्र
जो ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय भी है और वैज्ञानिक भी है, मतलब कि वो तीनों हैं। तो ऐसा कौन है जो तीनों हैं? ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए, जो तीनों में आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, ए। नीचे देखते 37। नीचे किसी नगर की जनसंख्या को समय वर्ष के साथ ग्राफ के रूप में रेखांकित किया गया है। उपरोक्त रेखांकन में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जनसंख्या घातीय रूप से बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है। जनसंख्या एक केंद्रीय ढंग से बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है। जनसंख्या प्रारंभ में रेखीय ढंग से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है, स्थिर नहीं होती है। जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। जी हाँ, इसका आंसर फिर हमारा डी होगा कि पहले ये घातीय रूप से बढ़ती है, आंसर डी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित चार्ट में लकड़ी के लट्ठों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिखाया गया है और प्लाईवुड एवं आरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से। चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 38, 39 और 40 के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारे पास। किस उत्पादन की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता देखने में आई है? तो ज़्यादा किस में आई है? पहले से ज़्यादा तो हमारे सेकंड में आई है। इसमें आई है, इसमें ज़्यादा आई है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 1, आरा लकड़ी में, ए आंसर। आगे देखते हैं। लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी? तो इसमें होगी 20% उसमें होगी। किस वर्ष में प्रथम 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है और तृतीय उत्पादन की कीमत में वृद्धि कब हुई? तो किस में हुई है देख लेते हैं। ये इसमें हुई है, 2002 में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 2002। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत कौन सा है? तो वो है नेशनल सैंपल सर्वे, आंसर ए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। सामान्य बंटन का अनुसरण करने वाले एक वृहद यादृच्छिक आंकड़ों के समुच्चय में माध्यम मानक विचलन के विस्तार में आंकड़ा बिंदुओं की संख्या का संपूर्ण आंकड़ा बिंदुओं की संख्या के साथ अनुपात होता है। तो इनका अनुपात होता है 67%, 67%। तो आंसर इसमें हो जाएगा हमारा आंसर बी। आगे देखते हैं। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायिक संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है, तो वो अनुसरण किया जाता है 8 का। आंसर 20 में हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा? तो परिचालन विधि का जो उदाहरण है वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आंसर डी। आगे देखते हैं। 45। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी है? तो इसमें से तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डी हो जाएगा हमारा।
46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसमें से अन्य से जो भिन्न है ये गूगल है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। विंडोज़, लाइनेक्स, मैक्स, इनसे ये अलग है गूगल। तो आंसर हमारा ए। एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? तो जो कंप्यूटर है वो ये सब काम करता है हार्ड डिस्क में। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। 48 इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? तो जो हमारे इंटरनेट वाले कंप्यूटर होते हैं उनकी पहचान होती है आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस, आंसर सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है किसी भी व्यक्ति को सभी लोग अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार, जी हाँ बिल्कुल करता है, सही है ये। केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोगों की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना, ये भी करता है। लोक अधिकारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, ये भी करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? तो ये हमारा पहुंचाता है जल मौसमी प्रकोप, आंसर बी। आगे देखते हैं। डायोक्सिन्स किससे उत्सर्जित होता है? तो ये होता है प्लास्टिक दहन से। आगे देखते हैं आंसर डी, 52। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा था? तो ये गढ़ा था सामाजिक वन कार्यक्रम से, आंसर ए, 53। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रमुख तत्व है। तो आंसर ए। अभिकथन। संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है। तर्क। संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा कि ए सही है, आर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये पूरे सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 55 मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? जो मौसम का परिवर्तन है वो भूमि की नमी, इस पे भी प्रभावी होगा बिल्कुल। वन अग्नि, इस पे भी होगा ही। जैव विविधता, इस पे बिल्कुल होगा। भूमिगत जल, इस पे इतना प्रभावित नहीं होगा। तो हमारा 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी। 56 देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद मतलब NAAC, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA ने से इन बातों में भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, कि जो NBA अथवा NAAC से एक बार अधिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संस्था को कोटि के नवीनीकरण कराने से स्वतंत्र है। यह एक प्रगतिशील निर्णय नहीं है। तो हमारा आंसर सी ठीक होगा। आगे देखते हैं।
57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से समानतः शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो बिल्कुल है, ये भी सही है। शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल CABE की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी, नहीं ये गलत है। भारत में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया, ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं 58। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है? जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 5 सितंबर को, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें टीचर डे मनाया जाता है, ये नहीं मनाया जाता है इसमें। यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, जी हाँ ये सही है। इसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है, बिल्कुल। इसे 2008 से मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। 58 था ये हमारा। अब आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले में है संविधान के अनुच्छेद और सेकंड में संस्थाएं। तो देखिए अनुच्छेद 280 ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण ही है, तो ये सही है। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग का, बिल्कुल सही है, ये सेकंड ही हो जाएगा इसका। सी अनुच्छेद 323 संघीय स्तर पर वित्त आयोग, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये विकल्प किस में है, 3, 4, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मान्यता विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है, तो ये कह रहे कौन सी आज्ञा नहीं है? उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री प्रदान करना, तो ये इतना अधिकार तो है, ये आज्ञा है। किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना, ये भी है। यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेश में कैंपस खोलना, बिल्कुल भी नहीं, यूजीसी की आज्ञा के बिना कोई भी कैंपस नहीं खोल सकते हैं, तो ये गलत है, ये इतनी आज्ञा नहीं है। और दूरदर्श शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरदर्श कार्यक्रम को चलाना, ये है, कर सकते हैं इतना। तो जो हमारी आज्ञा नहीं है ये नहीं है हमारी सी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए आज हमने यूजीसी नेट का जून 2010 का पेपर किया है, पेपर 1। तो ऐसे ही इसके बाद मैं यूजीसी नेट का जून 2010 पेपर 2 हिंदी का करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी या बुरी, जो भी आपको फीडबैक देना है प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ आगे सुधार कर सकूं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी आपको लगी हो आप वैसी कमेंट करना। साथ ही अगर आपको हम इसके रिलेटेड PDF चाहिए हो, इस पेपर की PDF चाहिए हो, आंसर की चाहिए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।